सपनों की कोई ऊंचाइयां नहीं होती। इन्हीं ऊंचाइयों को पूरा करने के लिए कई लोग माउंट एवरेस्ट पर भी जाने के सपने देखते हैं और उन्हीं के सपने पूरे करने के लिए रॉब हॉल उनकी जिम्मेदारियां लेते हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1996 की ये घटना जिसमें रॉब हॉल मुसीबतों से और अपनी जिंदगी से लड़कर अपने ग्रुप को शिखर तक ले जाते हैं। कहानी की शुरुआत में रॉब अपनी वाइफ से वादा करता है कि वो वापस ज़रूर आएगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। अब वो एयरपोर्ट से नए ग्रुप के साथ नेपाल आ जाते हैं जहाँ वो सभी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिनमें से कई लोग अनुभवी होते हैं और कुछ नए। रॉब हॉल की कंसल्टेंसी फर्म होती है जिसकी मदद से वो लोगों को शिखर तक ले जाता है। तभी वो बताता है कि माउंट एवरेस्ट की पीक पर हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से कईयों की मौत हो जाती है, जिसमें से ऑक्सीजन ना मिलने का सबसे बड़ा कारण होता है। और इन्हीं सारे मौत के कारणों से बचने के लिए उनकी 40 दिन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब एवरेस्ट के बेस कैंप को दिखाया जाता है जहां पहले से ही कई अलग अलग टीम्स मौजूद होती हैं और सारी टीमें शिखर तक जाने की तैयारी में हैं। बेस कैंप से रॉब सबकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग के बाद ही सब एवरेस्ट पे चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और चढ़ाई के दौरान काफी और टीम होने की वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तभी रॉब का एक मेंबर सीढ़ियों से गिरने से बच जाता है। इस हादसे के बाद रॉब समझ जाता है कि भीड़ होने की वजह से काफी दिक्कतें बढ़ सकती हैं और तभी रॉब सभी टीम लीडर से बात करता है और बोलता है कि अगर हमें सबका शेड्यूल पता हो तो शिखर तक जाने में आसानी होगी। और वहाँ ज्यादातर लोगों का एक ही जैसा शेड्यूल होता है और कोई भी वहाँ रॉब से समझौता करने के लिए तैयार नहीं था और रॉब को सब मना कर देते हैं। फिर रॉब स्कॉट से बात करता है और वो मान जाता है और वो बोलता है कि चढ़ाई के दौरान वो उसकी मदद करेगा सीढ़ियाँ और रस्सियाँ लगाने में। फिर अगले दिन रॉब को पता चलता है कि उसकी एक बेटी होने वाली है, जिस वजह से वहाँ खुशी का माहौल हो जाता है। और तभी रॉब का एक टीम मेंबर जो पेशे से रिपोर्टर भी वो सभी से एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिर तुम सब क्यों चढ़ना चाहते हो एवरेस्ट पर। तो पहले वो यासिको से पूछता है तो वो बताती है कि वो 47 साल की है और वो 6 शिखरों पर चढ़ चुकी है और वो 7वां भी चढ़ना चाहती है। तो वो बोलता है कि ये सही जवाब नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों। फिर वो डक से पूछता है तो वो बताता है कि उसको एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे पैसे देकर मदद करते हैं ताकि वो शिखर तक जा सके। और वो बोलता है कि अगर कोई आम आदमी ऐसा करता है तो बच्चों को हिम्मत मिलती है जिंदगी में कुछ बड़ा करने की। और ये सब सुनकर वहाँ सभी को डक पर काफी ज्यादा गर्व महसूस होता है। और अब अगले दिन वो फिर से चढ़ना शुरू करते हैं और बेस कैंप सेकंड पर आ जाते हैं जहां उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक खतरनाक तूफान आने वाला है। तो रॉब बोलता है कि यहाँ कोई मौसम का अनुमान नहीं होता, पहाड़ अपना मौसम खुद बनाते हैं। और वो अपनी टीम को लेकर कैंप 4 पर आ जाता है और तभी वहाँ तेज तूफान आ जाता है और सभी वहाँ टेंट में रुक जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मौसम साफ हो चुका है और थोड़ी देर बाद चढ़ाई शुरू कर देते हैं। रॉब के लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं था, मौसम का इतना ज्यादा साफ होना। और अब चढ़ाई के दौरान बैग को दिखना बंद हो जाता है और वो बताता है कि कुछ साल पहले उसका ऑपरेशन हुआ। फिर रॉब उसे वहीं रुकने के लिए बोलता है पर वो मना कर देता है। तो वो कहता है कि ठीक है तुम यहीं रुको और जब तुम्हें सही महसूस हो तो लाइन में जुड़कर आ जाना। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन छोड़कर जा रहा हूँ। और अब आगे दिखाते हैं कि पहाड़ पर रस्सियाँ नहीं लगी होने की वजह से काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये देखकर सभी टीम लीडर्स रस्सियाँ लगाने में लग जाते हैं और जिस वजह से उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने लगता है और वो वापस जाने लगते हैं। और इसी दौरान स्कॉट काफ़ी ज़्यादा थक जाता है लोगों को लाने और वापस ले जाने में और उसे फिर से लोगों की मदद करने के लिए शिखर पर जाना होता है, जिस वजह से वो मजबूरी में डेक्सामेथासोन इंजेक्ट कर लेता है
रस्सियां लगने के बाद सभी चढ़ाई शुरू कर देते हैं और आखिरकार काफी लोग माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। और अब याशिको को दिखाते हैं जो बेहद खुश होती है और वो अपने देश का झंडा लगाती है, जिसे देखकर रॉब को उस पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होता है। और तभी स्कॉट भी वहाँ शिखर तक पहुँच जाता है और उसे बेहद खुशी होती है कि वो और उसके टीम मेंबर दोनों ही शिखर तक पहुँच सके। पर उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। फिर रॉब उसे नीचे जाने को बोलता है और अब वहाँ से सब वापस आ रहे होते हैं और तभी रॉब को डग दिखता है जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। और तब भी वो हार नहीं मानना चाहता। रॉब से वो कहता है कि अगर मैं इस बार नहीं किया तो अगली बार नहीं आ पाऊंगा। फिर रॉब ये सुनकर मान जाता है और डग को शिखर तक ले जाने में उसकी मदद करता है। शिखर पर पहुंचने के बाद डग खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए झंडा लगाता है और रॉब उसकी एक फ़ोटो खींचता है और वो इस जीत को महसूस करता है। और तभी जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो डग को पता चलता है कि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, जिस वजह से वो अब ठीक से चल भी नहीं पाता। पर रॉब पूरी कोशिश करता है उसे बचाने की। वो उसे घसीटते हुए ले जाता है और तभी काफ़ी खतरनाक तूफान आ जाता है। और तभी रॉब मदद के लिए हेलन को बेस कैंप पर कॉल करता है। हेलन कुछ लोगों को मदद के लिए ऊपर भेजती है और तभी डग का दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से वो पहाड़ के नीचे गिर जाता है। तेज तूफान होने की वजह से रॉब भी वहीं फंस जाता है। तूफान काफी ज्यादा तेज होने की वजह से काफी लोग नीचे कैंप तक भी नहीं आ पाते, जिसमें से स्कॉट का भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और वो वहीं लेट जाता है। रॉब के चढ़ाई के पास हॉरलैंड होता है जो उसके लिए ऑक्सीजन ले आता है। तेज तूफान में दोनों ही बर्फ की चादर में ढक जाते हैं। थोड़ी देर में हल्की सी धूप आ जाती है, जिस वजह से हॉरलैंड को हाइपोथर्मिया हो जाता है और वो अपने कपड़े उतारने लगता है और फिर वो वहीं से गिर जाता है। तभी हेलन को एक टीम लीडर बताता है कि कुछ लोग ऊपर ही फंस गए और उसमें से कई लोग बचे भी नहीं हैं, जिसमें से यासुको और बेक भी वहीं रह जाते हैं। और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जो लोग मदद करने के लिए आ रहे होते हैं रॉब की, वो नहीं आ पाते। अब हेलन बताती है कि रॉब को अब वहाँ से खुद अकेले आना पड़ेगा। काफी ज्यादा ठंड होने की वजह से रॉब अपनी बॉडी हिला तक नहीं पा रहा था, उसकी बॉडी जम चुकी थी। तभी हेलन रॉब की वाइफ को कॉल करती है ताकि रॉब को हौसला मिल सके। तभी उन दोनों के बीच में सैटेलाइट फोन के द्वारा बात होती है। जैन रॉब को बोलती है बॉडी मूव करने की कोशिश करो, बॉडी में ब्लड फ्लो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर रॉब पूछता है कि सारा कैसी है, जो कि उनकी होने वाली बेटी होती है। और वो पूछता है कि तुम उसे सारा बुलाओगी ना? फिर जैन कहती है हाँ जरूर। रॉब बोलता है कि अब मैं शायद तुमसे और सारा से मिल नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। जैन रोने लगती है और कहती है तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। रॉब आई लव यू बोलता है और कहता है तुम अपना ख्याल रखना, गुड नाइट स्वीट हार्ट। ये बोलते ही रॉब शांत हो जाता है और कॉल कट हो जाती है। तभी दिखाते हैं कि बेक को होश आ जाता है। वो सपने में देख रहा होता है कि उसकी फैमिली उसे बुला रही है और वो काफी मुश्किलों से चलकर बेस कैंप तक पहुंच जाता है। बेस कैंप पहुंचते ही बेक को जल्दी से फर्स्ट एड दिया जाता है क्योंकि ठंड की वजह से उसके कई पार्ट डैमेज हो जाते हैं। वो रॉब और ड्यूक के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो अब नहीं रहे, जिस वजह से वो रोने लगता है। और फिर बेक की वाइफ को कॉल किया जाता है और बताया जाता है कि वो मरे नहीं हैं, बच गए। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। ये सुनकर उनकी वाइफ अमेरिकन एम्बेसी से हेलीकॉप्टर अरेंज करवाती है। बेक को हेलीकॉप्टर से नीचे लाया जाता है और सभी लोग बेस कैंप पर आ जाते हैं। कहानी के अंत में ये बताया जाता है कि बेक ब्रदर्स इस हादसे के दौरान अपने हाथ और नाक गंवा देते हैं और अब वो अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं। रॉब हॉल का पार्थिव शरीर माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ही रह जाता है। जुलाई 1996 जैन ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम शायरा रखा।